प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट कॉर्डेट उसमें एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एमोसीड लार्वा। ये शॉर्ट नोट के रूप में या फुल क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि एमोसीड लार्वा की आंतरिक संरचना या बाह्य संरचना का वर्णन करते हुए इसका महत्व समझाइए, या एमोसीड लार्वा पर एक लघु टिप्पणी भी परीक्षा में प्रश्न पत्रों में पूछी जाती है। हमने कॉर्डेट के अंदर पेट्रोमाइजन की बाह्य संरचना के बारे में पढ़ा था। ये एमोसीड लार्वा पेट्रोमाइजन का लार्वा होता है और ये लार्वा कायांतरित होकर पेट्रोमाइजन में परिवर्तित होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये एमोसीड लार्वा है। एमोसीड लार्वा की ऊपर वाले चित्र में बाह्य संरचना है, एक्सटर्नल फीचर है, और नीचे ये आपको नज़र आ रही है इंटरनल फीचर, आंतरिक संरचना। यदि हम पेट्रोमाइजन की थोड़ी बाह्य संरचना देखें तो ये लंबा त्रुकाकार सिलिंड्रिकल आकार की संरचना होती है। इसके अंदर सबसे आगे की तरफ ओरल हुड पाया जाता है। ओरल हुड के ऊपर और नीचे ऊपरी ओस्ट और निचला ओस्ट पाया जाता है। ये ओरल हुड होता है वो मुख में खुलता है, जिसे हम स्टोमोडियम कहते हैं। ये मुख स्टोमोडियम के अंदर ओपन होता है। फिर इसके अंदर केवल एक नासा छिद्र, मध्य नासा छिद्र पाया जाता है, जिसे मीडियन नॉस्ट्रिल कहते हैं। इसके अंदर वायु अंदर की तरफ प्रविष्ट होती है। इसके लेटरल साइड के अंदर 7 जोड़ी गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। तो ये गिल छिद्र होता है जो कि श्वसन प्रक्रिया में हेल्प करता है। उसके बाद शरीर का पश्च भाग ट्रंक कहलाता है। आहार नाल एक छोटे से छिद्र एनस के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है। शरीर का पिछला भाग पतला नुकीलाकार होता है, जिस पर पृष्ठ पंख डॉर्सल फिन पाया जाता है, कॉडल फिन पाया जाता है, और ये अंतिम भाग टेल कहलाता है। ऐसी ये बाह्य संरचना एमोसीड लार्वा की हमें प्रतीत होती है। यदि हम इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करें एमोसीड लार्वा की, एमोसीड लार्वा की ये जो आंतरिक संरचना होती है, इसे यदि हम थोड़ा देखें तो ये जहां ओरल हुड खुलता है, जहां ये ओरल हुड ओपन होता है, जहाँ ये ओरल हुड ओपन होता है, उसके भीतर का भाग जहाँ ओपन होता है, इसे हम माउथ कहते हैं। और माउथ एक छोटी छोटी संरचनाओं के द्वारा स्पर्शक के समान होती है, जिन्हें हम मुख पैपिला या ओरल पैपिला कहते हैं। इनसे घिरा रहता है। ये मुख पैपिला या ओरल पैपिला अंदर की तरफ जिस कक्ष में खुलती है, इसको मुख कक्ष या बकल चैम्बर कहते हैं। तो माउथ अंदर की तरफ ओरल पैपिला से होता हुआ मुख कक्ष में खुलता है। मुख कक्ष के भीतर की तरफ एक संरचना विशिष्ट पाई जाती है, उसे हम वीलम कहते हैं। वीलम अंदर की तरफ एक बहुत बड़े चैम्बर में खुलता है। इस चैम्बर को हम ब्रैंकियल सैक कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी संरचना ब्रैंकियल सैक कहलाती है। ब्रैंकियल सैक के अंदर स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। इसके अलावा ब्रैंकियल सैक का वेंट्रल सिरा जो होता है, ये देखिए, ये ब्रैंकियल सैक का वेंट्रल पार्ट है। ये वेंट्रल पार्ट है। ये वेंट्रल पार्ट अत्यंत ग्लैंडुलर होता है और ये ग्लैंडुलर पार्ट एंडोस्टाइल कहलाता है। तो इसे हम एंडोस्टाइल कहते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पे एंडोस्टाइल। और ब्रैंकियल सैक के पृष्ठ भाग की तरफ से होता हुआ डॉर्सल अरोटा जाता है, और ब्रैंकियल सैक के अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, जो कि श्वसन का कार्य करते हैं। ये जो गिल स्लिट्स होते हैं, ये 7 पेयर होते हैं। फेरिंग्स के अधर भाग में अधर महाशिरा वेंट्रल अरोटा होता है, और फेरिंग्स के पृष्ठ भाग में डॉर्सल अरोटा पाया जाता है, यानी कि पृष्ठ महाशिरा। यानी कि
एमोसिट लार्वा के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप्ड होता है। फेरिंग्स या ब्रैंकियल सैक वेल डेवलप्ड होता है। अधर के अंदर एंडोस्टाइल पाई जाती है, जिसे सब फेरेंजियल ग्लैंड भी कहते हैं। इसके सीक्रेशन से जो भोज्य पदार्थ होता है अंदर की तरफ आता है और आगे की तरफ फिर ईसोफेगस में उंडेल दिया जाता है। म्यूकॉइड फीडर की तरह काम करते हैं। यहाँ ये म्यूकस का सीक्रेशन होता है और विलम से होता हुआ छनकर भोजन अंदर की तरफ आ जाता है। ईसोफेगस अंदर की तरफ एक बड़े सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है, जिसको कि हम इंटेस्टाइन कहते हैं। इंटेस्टाइन पीछे की तरफ पतली हो जाती है और अंत में एनस के थ्रू बाहर खुलती है। ये जो ईसोफेगस का वेंट्रल पार्ट होता है, वहीं पर हार्ट और गॉल ब्लैडर नाम की संरचना, पित्ताशय और हृदय नाम की संरचना पाई जाती है। और हृदय से ही दो भागाएं शाखित होकर एक डॉर्सल में डॉर्सल अरोटा पृष्ठ मासिरा बनाती है और एक आप देख रहे हैं चित्र में अधर की तरफ, वो वेंट्रल अरोटा अधर मासिरा बनाती है। गॉल ब्लैडर भी इसके अंदर सुविकसित लार्वल अवस्था के अंदर पाया जाता है। अंत में एनस पीछे की तरफ लंबे पतले नोटोकॉर्ड के युक्त बाहर खुलता है, जिसमें कॉडल फिन होता है और एक पूरा सतत डॉर्सल फिन पाया जाता है, जिसे मिड डॉर्सल फिन भी कहते हैं। और अंदर की तरफ नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड सुविकसित होता है। ये जो नर्व कॉर्ड होता है वो आगे की तरफ ईयर और ब्रेन, जिसे ऑल्फैक्टरी लोब का एक हिस्सा होता है, उसमें बट जाता है। तो ये नर्व कॉर्ड से, जो कि वयस्क जंतु के अंदर फिर ब्रेन का निर्माण कर देते हैं, आइज का निर्माण कर देते हैं, नेजल एरिया का निर्माण कर देते हैं। अब एमोसीट बाहर से कैसे दिखता है? इसके अंदर जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो कौन कौन से लक्षण कारण होते हैं, इन लक्षणों को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। एमोसिट लार्वा जो होता है उसका अंडा लगभग 3 सप्ताह में एग से एमोसिट लार्वा निकल जाता है। ये लगभग 7 सेंटीमीटर तक होता है। ये थोड़े नेस्ट में पड़े रहते हैं, लेकिन जब इनकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है तो ये कीचड़ या वाटर के अंदर बाहर आ जाते हैं। लार्वल टाइम एमोसिट का बहुत लंबा होता है। ये लगभग 3 से 7 वर्ष का होता है। एडल्ट से काफ़ी भिन्न होता है और वर्टिब्रेट्स का प्रिमिटिव या जनरलाइज्ड आकार को ये रिप्रेजेंट करता है। एक टिपिकल वर्टिब्रेट में जो लक्षण होते हैं वो एमोसिट लार्वा के अंदर होते हैं। एमोसिट लार्वा में जैसे हमने चित्र में देखा, एक लंबा सतत डॉर्सल फिन होता है। ये ब्लाइंड होता है क्योंकि आइज नहीं होता, दांतों का अभाव होता है और फिल्टर फीडर होता है। छन छन कर भोजन इसके अंदर प्रविष्ट होता है। माउथ सक्टोरियल होने के बजाय ओरल हुड पाया जाता है और कीचड़ में ये पाए जाने वाले भोजन एंडोस्टाइल द्वारा स्त्रावित म्यूकस स्ट्रैंड होता है, उनके द्वारा ग्रसनी में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इसे हम बोलचाल की भाषा में म्यूकॉइड फीडर भी बोलते हैं। विलम के मूवमेंट के द्वारा जलधारा के प्रवेश का नियम होता है, जो माउथ के पीछे अंदर की तरफ बकल चैम्बर के पीछे पाई जाती है। उससे सीलियरी मूवमेंट होता है और वाटर करंट अंदर आता है। एमोसिट लार्वा में 7 जोड़ी गिलसिट्स पाए जाते हैं। ब्रैंकियल बास्केट इसका मस्कुलर होता है, जिस पर पेशीय ढक्कन पेशीय क्रिया के द्वारा जलधारा ग्रसनी में आती है और बाह्य क्लोम छिद्रों के द्वारा वाटर बाहर निकल जाता है। इस प्रकार जो स्टिग्मेटा और गिलस्लिट्स होते हैं उनमें गैसेज एक्सचेंज होता है और ये रेस्पिरेशन का भी काम कर लेते हैं। लार्वल अवस्था के अंदर लीवर, बाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर ये पाए जाते हैं। आइज जो होते हैं वो पेयर्ड जो मांसपेशियाँ होती है उसके नीचे की तरफ पाए जाते हैं। अब ये जो चित्र होता है ये लार्वल अवस्था का है। ये लार्वल अवस्था का इंटरनल डायग्राम है। अब ये इंटरनल डायग्राम जो हमने पढ़ा नीचे वाला, इसमें कौन कौन से मेटामॉर्फिक चेंजेस होते हैं, रूपांतरित होने के दौरान ये कैसे एडल्ट पैट्रोमाइजन में बदलता है, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। ओरल हुड का तेज दांतों युक्त सक्टोरियल फनल में बदल जाना, चूषकीय कीप, जो कि पैट्रोमाइजन एडल्ट का लाक्षणिक लक्षण होता है। तो एमोसिट लार्वा के अंदर पैट्रोमाइजन में जो सक्टोरियल चूषकीय कीप होता है उसमें उसका हुड रूपांतरित हो जाता है। एंडोस्टाइल जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है ब्रैंकियल सैक के वेंट्रल में, वो रूपांतरित होकर थायराइड ग्लैंड में बदल जाती है। तो एंडोस्टाइल
स्टाइल लोअर वर्टिब्रेट के अंदर हायर वर्टिब्रेट्स के थायराइड ग्लैंड के होमोलोगस समजात संरचना होती है। वीलम इसके अंदर हासित हो जाता है। ईसोफेगस श्वसन ग्रसनी से अलग होकर बाइंड सैक में रूपांतरित हो जाती है। गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट जो लार्वल अवस्था में पाए जाते हैं ये एडल्ट पेट्रोमाइजन के अंदर लुप्त हो जाते हैं। गिल्स का विकास गिल पाउचेज के रूप में हो जाता है और ये गिल्स अल्टीमेटली ग्रसनी में ओपन हो जाते हैं, फेरिंग्स में ओपन हो जाते हैं, जो कि लार्वल अवस्था में बाहर खुलते हैं। प्रोनेफ्रस किडनी जो आदि वृकक होता है वो मीजोनेफ्रस मध्य वृकक में बदल जाता है, यानी कि डेवलपमेंटल करैक्टर है। एमोसिट लार्वा से पेट्रोमाइजन में जब परिवर्तन रूपांतरण होता है तो ये किडनी का विकास होता है। पेड़ आई अनावृत और क्रियाशील हो जाते हैं, जबकि वो लार्वा में मांसपेशियों के नीचे है। अब जब एडल्ट बन रहा है तो वो डेवलप हो जाती है और बाहर की तरफ पाई जाती है, ये बाहर आ जाती है। मीडियन नॉस्ट्रिल का सिर के शिखर पर पहुंच जाना, एकदम टर्मिनल पॉइंट पर हेड के पहुंच जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन सिंगल होती है। नेजल सैक का अंदर से फोल्डेड हो जाना। डॉर्सल फिन 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसको कि डॉर्सल एंड कॉडल बोलते हैं। पेरिकार्डियल कैविटी सीलोम से अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाता है हार्ट। और मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सोवेंट्रल सतह से चपटी हो जाती है। एमोसिट लार्वा जब एडल्ट में बदलता है तो जो पेट्रोमाइजन का करैक्टर होता है, त्वचा का रंग पीला भूरे से बदलकर थोड़ा हरा भूरा हो जाता है, जो वयस्क पेट्रोमाइजन का लक्षण होता है। इस प्रकार एमोसिट लार्वा लगभग लंबे प्रोलॉन्ग्ड लार्वल स्टेज से होते हुए वयस्क पेट्रोमाइजन के अंदर परिवर्तित हो जाती है। अब हम देखें कि इसके अंदर इसका सिग्निफिकेंस क्या है। एमोसिट लार्वा का जो सिग्निफिकेंस होता है वो टैक्सोनॉमिक भी है और डेवलपमेंटल भी है। कई लक्षण एम्फियोक्सिस के समान इसके अंदर पाए जाते हैं, तो ये एक टिपिकल वर्टिब्रेट की तरह काम करता है और प्रोटोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट के बीच कनेक्टिंग लिंक की तरह है, क्योंकि कुछ लक्षण एम्फियोक्सिस के पाए जा रहे हैं और कुछ लक्षण इसमें पेट्रोमाइजन के पाए जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में संयोजक कड़ी की तरह कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। इसलिए एमोसिट लार्वा को बोलचाल में प्रिमिटिव सिंपल वर्टिब्रेट भी कहते हैं, कि एक प्रारूपिक लाक्षणिक वर्टिब्रेट को निरूपित करता है। तो योजक कड़ी की तरह कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, प्रोलॉन्ग्ड लार्वल स्टेज पाई जाती है और अल्टीमेटली ओरल हुड सक्टोरियल फनल के अंदर बदल जाता है। इस प्रकार परीक्षाओं के अंदर एमोसिट लार्वा पे शॉर्ट नोट या पूरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिसमें हमें इसके लार्वल लक्षणों के बारे में, आंतरिक लक्षणों के बारे में और उसके अंदर कायांतरण के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होता है उनको बताना पड़ता है। थैंक यू। फिर हम कोई अगला टॉपिक कोऑर्डिनेट के अंदर लेंगे। धन्यवाद।